गांदरबल ने जब एक बदलाव लाया काजी मोहम्मद अफजल के साथ, उनने उस वक्त एक बार किसी और को उन्होंने चुना तो पूरी जम्मू व कश्मीर एक मुश्किलात में थी, एक परेशानी में थे, तो वो निकल गई। चाहे वो टास्क फोर्स की शक्ल में थे या इखवान की शक्ल में थे, अगर उस वक्त राहत दी तो वो पीडीपी ने दी, लेकिन वो तब मुमकिन हुआ जब गांदरबल के लोगों ने एक बदलाव लाया। यासिर रिशी साहब पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, पहले पीडीपी, उसके बाद पीसी, उसके बाद एआईपी, अब फिर से पीडीपी, इसमें क्या कहना चाहिए? देख लीजिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, तो सबों ने उसने शेख साहब ने एक्सेप्ट सब कुछ किया, जो हमसे छीना गया ये काबिल कबूल है। पीडीपी ने यहाँ पे 370 को खोखला करके रखा था, अब मजबूर हुए पीएचडी बनाने के लिए। आपसे ये गुजारिश है, आप एक अच्छे सहाफ़ी हो, आपको तो पता है 370 को किसने खोखला किया और कब किया था, वो तो पता है आपको। आज एक बार फिर से बात होगी जम्मू कश्मीर की सियासत पे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर लीडर यासिर रिशी साहब। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वजूद में आई, आपको लगता है कि ज़मीनी सतह पे कुछ काम हुआ है? नहीं, वो तो दिख नहीं रहा है कहीं, ऐसा तो है नहीं, कोई काम तो दिख नहीं रहा है। जो काम होते थे तो वो भी बंद ही हुए हैं। मुझे नहीं लग रहा, हमने पहले ही सोचा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो वो है नहीं गर्ज काम करने का या कोई और चीज़, उनकी तो खाली इक़्तिदार का मामला है, काम तो हो नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं आप करंट में? जम्मू कश्मीर को एक बहरान आया है, 2005 के बाद एक बहरान आया, पॉलिटिकल सियासी बहरान एक पैदा हो गया था जम्मू कश्मीर। उसमें हमें एक चीज़ हुई थी, जो पीएचडी वगैरह बनी थी, पीएचडी में एक नज़रिया बना था कि शायद हम मिलजुल के कुछ करेंगे, इसको हम ये जो लड़ाई है ये इकट्ठे लड़ेंगे हम सारी पार्टियां। लेकिन उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है, जब उनका डीडीसी वगैरह का इलेक्शन हो गया था, उन्होंने उस वक्त भी वही किया कि जो हमें अप्रहेंशंस थी, जो हम पीडीपी और बाकी अपने साथियों को कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही एजेंडा है, अपने घर को, एक घर को कैसे इक़्तिदार में लाए। तो वही हुआ। जब फिर इलेक्शन का टाइम आ गया तो उन्होंने उसको इस तरीके से किया कि हर कोई अलग बैठ गया। तो पहले उनको अपने साथ रखा, कहा कि नहीं हम इकट्ठे लड़ेंगे, बाकी चीज़ लड़ेंगे। तो जब मौका मिला तो उस वक्त उन्होंने सबटाज किया। इसलिए जो भी सिस्टम हुआ पॉलिटिकली, जो है, जब सियासी, आपने कहा इस वक्त सियासी बहरान अभी कम नहीं हुआ, सियासी बहरान चल ही रहा है। पीएचडी बनाने का मकसद क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पीडीपी ने यहाँ पे 370 को खोखला करके रखा था, अब मजबूर हुए पीएचडी बनाने के लिए। तो उसमें मुझे आपसे ये गुजारिश है, आप एक अच्छे सहाफ़ी हो, आपको तो पता है कि इसको 370 को किसने खोखला किया और कब किया था, वो तो पता है आपको। मैंने पिछली बार भी कहा था 370 उसी दिन खोखला हो गया जिस दिन 75 में शेख साहब ने उन सभी चीज़ों पे मोहर डाली जो भी हमसे छीना गया था। 53 से 47 से लेके 53 से लेके जो भी हमसे लिया गया था, दिल्ली ने जो भी लिए थे 370 के जो मंशूर थे, उनको लिया गया था। तो उसको एक सील डालने की जरूरत थी, जिसकी वजह से लोगों ने शेख साहब को एक एतमाद दिया था, उसको माना था कि ये एक लीडर है। तो उसमें भी मैंने कहा था कि वो एक बड़ा एक खेल था। शेख साहब को प्रोजेक्ट करने में भी बड़ा दिल्ली का हाथ है। उस वक्त दिल्ली ने जो भी हमसे छीना गया तो उस वक्त उसकी सील की जरूरत थी, तो शेख साहब ने डाल दी। तो 370 था कहाँ, उसमें क्या था यहाँ पर? उसमें अगर हम कहेंगे 370, तो संतूर कैसे बना था, संतूर होटल कैसे बना था, या बाकी जो बड़े बड़े इमारतें या बाकी बिल्डिंग वो कैसे बनी थी? 370 को तो इन्होंने खोखला कर ही दिया था। वो तो हो गया इस एक चीज़ में। हमें सदरी रियासत था, उसको किसने एक्सेप्ट किया कि हमें गवर्नर कबूल है। बाकी को अगर हम मानेंगे, मैंने कहा ये पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में कि मैं न इसमें बख्शी साहब को कसूरवार ठहराऊं, न सादिक साहब को, न मीर कासिम को, न गुलशाह साहब को, न मुफ्ती साहब को, न फारूक साहब को 96 तक अगर हम कसूरवार ठहराएंगे। उस वक्त लोगों ने एक एतमाद दिया था, वो शेख साहब को दिया था, एज ए लीडर उसको प्रोजेक्ट किया था। तो उसने उसको 75 में दबा दिया, जो भी हमसे छीना गया था। 47 में इल्हाक तो उसने किया था, उन्होंने तो उस पर पेशरफ्त की थी। अगर उनको 53 में लगा था कि नहीं हमसे ठीक नहीं कर रही है दिल्ली, ठीक नहीं कर रही। 75 में ये हैरत की बात है, कांग्रेस के सारे एमएलएज थे। गांदरबल का एक हमें एमएलए था जिसने उनको अपनी कुर्सी छोड़ी, कहा कि आइए आप इस पे दस्तखत कर दीजिए। तो सबों ने उसने शेख साहब ने एक्सेप्ट सब कुछ किया, जो हमसे छीना गया ये काबिल कबूल है। बिल्कुल। असेंबली इलेक्शन में अगर यासिर साहब ने पीडीपी का दामन नहीं छोड़ा होता, आज यासिर साहब एमएलए होते सुंबल सोनवारे के अंदर। इस चीज़ को आप कितना मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि हम एमएलए हैं, होते या नहीं होते। एमएलए होना बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। एमएलए
हम बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिकल नजरिया और पॉलिटिकल वर्कर बनना। पीडीपी के साथ इख्तलाफात हुए थे, बहुत से मामलात हुए थे, जिसमें एक ये भी था ये पीएचडी में जाना, क्योंकि हम उनको कह रहे थे उस वक्त कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सौदा करेगी लास्ट मौके पे, महबूबा जी को नजरिया था शायद ये बदल गई है, शायद अब वो जमात नहीं है, शायद उमर साहब चेंज हुए होंगे, लेकिन जब भी टाइम आया तो उसने वही किया। ये भी एक चीज़ थी। एमएलए बनने की बात नहीं है, एमएलए हम बने या ना बने, मामला ये है कि हम अपना नज़रिया रखते हैं कि नहीं, हमारा नज़रिया क्या है, हम इस परेशानी से अपने कौम को, अपने मुल्क को, अपने स्टेट को कैसे निकालेंगे। जी एक दुविधा में फंसी हुई है। उसमें अगर हम कहेंगे इस वक्त लीडरशिप जो महबूबा जी की लीडरशिप थी, बाकी पॉलिटिकल जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स थे या बाकी जो लोग थे सुंबल सोनवारी के अंदर, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, वो ये मानते थे कि यासिर रिशी साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन माने जाते हैं, यासिर रिशी साहब एक कदावर लीडर माने जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं यासिर रिशी साहब ने गलती की पीडीपी को अलविदा जब असेंबली इलेक्शन में किया था। मैंने कहा अगर मैंने पीडीपी छोड़ भी दी थी, मैंने किसी इस लिए नहीं छोड़ दी कि मुझे कोई इक़्तिदार नहीं मिला, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिली, मुझे पीडीपी ने बहुत दिया, लेकिन पॉलिटिकली हमें कुछ इख्तिलाफात थे, पॉलिटिकली नज़रियात का इख्तिलाफात हुआ था पार्टी में, जिसकी वजह से हमने पीडीपी से अलहदगी की थी। हाँ, वो नज़रियात हमारी इंशाल्लाह ठीक हो गए हैं, हमें समझ आ गया, हमें पार्टी को हमें ये पता लगा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल किया है उसमें पीएचडी के दौरान, तो वो नज़रिया ठीक हो गया है कि क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तंजीम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कश्मीर को बदकिस्मती है तो ये वो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पैदा हुई और शेख साहब का घर यहाँ पर बस रहा है। जब तक ये है, उसमें गांदरबल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गांदरबल तो बहुत ही उनको सपोर्ट कर रही है, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है उस घर को। लेकिन जब भी कोई टाइम आया तो उन्होंने इस कौम के साथ गद्दारी की। एक ही टाइम आया, गांदरबल ने जब एक बदलाव लाया काजी मोहम्मद अफजल के साथ, उन्होंने उस वक्त एक बार किसी और को उन्होंने चुना, तो पूरी जम्मू व कश्मीर एक मुश्किलात में थी, एक परेशानी में थी, तो वो निकल गई। आप देख लीजिए उस वक्त आर पार का तुजारत, करीब करीब जितने भी पोटाज लगा दिए थे वो ख़त्म हुए थे, जितने भी कश्मीरियों पे जुल्म सितम थी, चाहे वो टास्क फोर्स की शक्ल में थे या इखवान की शक्ल में थे, अगर उस वक्त राहत दी तो वो पीडीपी ने दी। लेकिन वो तब मुमकिन हुआ जब गांदरबल के लोगों ने एक बदलाव लाया। जिस दिन गांदरबल के लोग फिर से शऊर में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है ये पूरे जम्मू कश्मीर जो हमारे ऊपर एक मुसीबत डाली गई है इस घर की शक्ल में, इस खानदान की शक्ल में। नेक्स्ट इलेक्शन में यासिर साहब खुद को कहां पे देखते हैं? आपको लगता है कि ग्राउंड मजबूत हो रहा है पीडीपी का? पीडीपी, मैं ये नहीं कहूँगा पीडीपी का ग्राउंड कितना मजबूत हो रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार एक्सपोज हो रही है। जो उन्होंने जितने भी इलेक्शन आज तक लड़े हैं, उन्होंने झूठ की बुनियाद पे लड़े हैं। कभी उन्होंने कहा था सब्ज रुमाल दिखा दी, कभी उन्होंने 370 दिखा दिया, कभी उन्होंने कोई और चीज दिखा दिया, लेकिन इस बार लोगों में ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। खासकर मुझे लग रहा है गांदरबल में एक्सपोज हो गया, ये घर गांदरबल में एक्सपोज हो रहा है, ये मुझे बड़ी बात। पहलगाम में जो वाक़ा पेश आया था, आपको लगता है कि पहलगाम वाक़े से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ चुका है? देख लीजिए, जो पहलगाम में वाक़या हुआ, ये 2 वाक़े ऐसे हुए, 3 वाक़े आज तक जो दर्दनाक वाक़े हैं, जो एकदम दिल को छू लेने वाले वाक़े हैं। जैसे कि एक तो हो गया था छठी सिंहपुरा का, दूसरा हमें हो गया था यहाँ पर वंधामा में जब वो 6 महीने का बच्चा भी मारा गया था, और ये आज का वाक़ा, ये एक बहुत ही बड़ा सानिया है। इसमें जितनी हम मज़म्मत करें वो कम है, जितने इन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने ये किया वो कम होगी, क्योंकि ये एक इंसानियत का कत्ल है, ये कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी टूरिज्म को हम, कश्मीरी जो रोड पे निकला, सड़कों पे निकला, किसी को लग रहा है कि शायद कश्मीरी इसलिए निकला कि नहीं ये टूरिज्म का मामला है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे टूरिस्ट सुने गए इसलिए निकल नहीं, बल्कि कश्मीरी इसलिए निकल गया, उसको लगा कि हमारी सरजमीन पे आज बेगुनाहों का खून बहाया गया, हमारी मेहमानों को कत्ल किया गया, हमारी मेहमानों को शहीद किया गया है। यहाँ पर वो हमें रोजगार देने के लिए आए हैं, वो हमें यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए थे, वो हमें मदद के लिए आए थे, तो उनको शहीद किया गया था यहाँ पर। इसलिए घर घर, हर गली, हर मोहल्ले में, बल्कि गाँव के बड़े बड़े दूर दराज इलाकों तक बंद रहा है। तो बाकी टूरिज्म तो है ही, उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो होगा ही। लेकिन उससे बढ़कर कश्मीरियों को जो उस वक्त सदमा पहुंचा, वो ये पहुंचा कि हमारी सरजमीन पे बेगुनाहों का कत्ल। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा साहब आपके लिए, अगर हम इस सुंबल सोनवारी की बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ये मानते हैं कि यासिर रिशी साहब पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, पहले पीडीपी, उसके बाद पीसी, उसके बाद एआईपी, अब फिर से पीडीपी, इस पर क्या कहना चाहिए? देख लीजिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, हम अभी पॉलिटिक्स में
स्टूडेंट्स हैं, हम कोई लीडर नहीं है, हम अभी तालिब इल्म ही है, सीखते हैं। तालिब इल्म को जिस स्कूल में अच्छा लगेगा कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूंगा और मुझे राहत कहाँ पहुंचेगी मेरे लोगों, हमें उसी स्कूल में जाना है। वक्ती तौर हमें लगा शायद पीडीपी ये ठीक नहीं कर रही है, हमें लगा कि नहीं है, शायद कोई और तंजीम कश्मीरियों की बहबूदी और कश्मीरी को बका के लिए बात करेंगे, मुझे जाना है। अगर मुझे कल भी लगेगा कि मेरे पीछे होने से सोनावारी और मेरे इलाके और मेरे कश्मीर के लिए कोई बात करेगा, मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हूं। आ जाइए, हम बात करते हैं। हमें इस चीज़ से ऊपर उठना है, क्योंकि जो हमारा कौम है, जो हमारी स्टेट है, ये एक मुश्किलात में फंसी हुई है। दो चीज़ें होती हैं, एक शख्स इक़्तिदार के लिए और किसी और चीज़ के लिए, किसी पार्टी के लिए किसी में जाता है। अगर मैं कोई तंजीम या कोई पॉलिटिकल काम करता है, या मैं पीडीपी में आज भी हूँ, वो मैं अपने लोगों के लिए हूँ, और अपने कश्मीर के बका के लिए और अपने सोनावारी के लोगों के लिए। ये अल्लाह जान रहा और मेरा उसका रसूल जान रहा। मेरा एक ही मकसद है कि मेरी लोगों को कहाँ राहत पहुँचेगी और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को इस दलदल में कौन निकालेगा, उसके साथ में खड़ा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कोई मैसेज आपकी? बस यही, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमें एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जो भी हमें मुश्किलात और परेशानियाँ हुई, वो किस शख्स से हुई, वो किस घर से हुई, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। हमें उन मक्कार और झूठे लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमें उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। बस वो जिस दिन वो होगा, वही हमारी कश्मीर के लिए काफ़ी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हमारे साथ पीडीपी सीनियर लीडर यासिर रिशी साहब बात कर रहे थे और इनके साथ हमने बात की, जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे बात की। खुसूसन तौर पे इन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया और साफ तौर पे जनाब ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम के साथ वादा किया था, हम 370 पे बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बात करेंगे, जेलों में जो लड़के नजरबंद है उस पर बात करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री में फराम करेंगे, गरीबों में 12 गैस सिलेंडर फ्री में फराम करेंगे। बहरहाल इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद का निशाना किया और साफ तौर पर जनाब ये कहा है कि अगर यहाँ पे किसी को दर्द है जम्मू कश्मीर की आवाम की, वो वाहिद पीडीपी है। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आप